41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुका है। ये सक्सेसफुल उड़ान है। शुभांशु शुक्ला एयरक्राफ्ट के पायलट हैं। कल स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से ये क्राफ्ट जुड़ेगा और 14 दिन तक वो अंतरिक्ष में ही रहकर, स्पेस स्टेशन में ही रहकर अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का टेस्ट करेंगे और यहाँ पर रिसर्च होगी। जिस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर रहा था उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने और कितना जबरदस्त थ्रस्ट होता है, कितनी जबरदस्त इसकी स्पीड होती है कि आप जरा अंदाजा लगाएं कि उड़ान भरने के साथ साथ अगले 9 मिनट के अंदर ये अर्थ की यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर था, ये अंतरिक्ष में था और अब 28 घंटे का अपना ये सफर पूरा करके ये आईएसएस से कनेक्ट होगा। और इस उड़ान भरने के साथ साथ ही जो पहली आवाज, जो पहला हर हिंदुस्तानी को गर्व करने वाला क्षण मिला, वो क्या था, वो जरा संवाद आप सुने। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ये शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज था और ये मैसेज सुनकर अभी तो शुभांशु शुक्ला हमें नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन वो जब भी लौटेंगे तब हमारा ये संदेश जरूर उन तक पहुंचेगा कि उनके कंधे पर लगा हुआ ये तिरंगा वाकई में हमें यह एहसास दिला रहा है कि उनके साथ साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी भी उनके साथ इस अंतरिक्ष की यात्रा की साक्षी है और हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि ये एक ऐसे मिशन पर शुभांशु शुक्ला निकले हैं जो मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च वो वहां ऊपर अंतरिक्ष में करने जा रहे हैं जिससे मानवता का भला होने जा रहा है। हमारे सभी मेहमान लगातार हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लखनऊ की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ी खुशी, बड़ा उत्सव का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। वाकई में 40 साल के बाद अंतरिक्ष में वापसी, ये पहला संदेश और उनके कंधे पर लगा हुआ तिरंगा, वो गर्व की अनुभूति आपको भी सर हो रही होगी, वो गर्व की अनुभूति मुझे बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप में देखिए, जो हमारा अपना जो स्पेस प्रोग्राम है उस मिशन के लिए ये जो शुभांशु जी की जो राइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी तक जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो थियोरेटिकल थी या हमने कंप्यूटर से उसको एसिमुलेट करके सिमुलेशन में फॉर्म में थी। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि आप अगर स्पेस स्टेशन में जब जाते हैं, रहते हैं, किस तरीके से आपको करना है, क्या चीज़ें जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस तरीके की आती हैं, जितना आप सोच सकते हो, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमको ये 14 दिन में मिलने वाला है, जो कि हमारे गगनयान में जब हमारे उसमें एस्ट्रोनॉट वायुनॉट उनको नाम दिया गया है, वो जब जाएंगे तो उनके लिए ये जो प्रॉब्लम या कहें कि जो इनका एक्सपीरियंस है बहुत काम आने वाला है। तो ये एक अगर इसको हम इस मिशन को अपने फ्यूचर प्रोग्राम से जोड़ के देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। और दूसरी बात कि इस मिशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ग्रुप कैप्टन साहब को दी गई है बड़ी इम्पॉर्टेंट है पायलट के तौर पे। और हालांकि जो पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, एआई बेस्ड है, लेकिन अगर कुछ उसको फिजिकल लेवल पे उसको अगर कुछ मैनेवरेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैपेबिलिटी उनके पास है वो करने की। तीसरी बात, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स साथ इंडिया जो इसरो ने की है, जिसमें मेडिकल का है, प्लांट साइंस का है, फिजिकल साइंसेस का है, वो
वो करेंगे और 5 शायद एक्सपेरिमेंट जो बाकी जो उनको और एज ए मिशन में असाइन किए गए हैं, तो टोटल शायद 12 एक्सपेरिमेंट वो करने वाले हैं इन 14 दिनों में। तो ये अगर टोटल जो एक्सपीरियंस अगर इसको हम देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। देखिए कमर्शियल स्पेस स्टेशन को वैसे भी इस वक्त विश्व बढ़ावा दे रहा है और जिस तरीके से ये मिशन जो है वो लीड किया गया है और प्रोसीड कर रहा है और बड़ा सक्सेसफुल श्रीवास्तव सर ये मिशन अभी तक दिखाई दे रहा है। इसके अलग अलग चरणों पर एक बार हम पहले चर्चा कर लेते हैं। अब इस ब्रेक में आप हमें समझा रहे थे कि अब अगला स्टेज क्या होने जा रहा है, वो कैसे बड़ा क्रिटिकल होता है और कैसे एआई फंक्शनिंग इसमें दिखाई देती है। आप प्लीज उस पर दर्शकों को भी जानकारी दें। मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इन सब की फाउंडेशन कहाँ ले की गई थी ये भी जानना ज़रूरी है। जनवरी 31 को 2023 में हमने एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। उसमें स्पेस भी इसका पार्ट था। ये साइन हुआ था हमारे एनएसए और यूएस के एनएसए के बीच में। तो वहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी गई। ये भी जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम पार्टनर बने यूएस के साथ। हमने 4 डिफेंस के भी एग्रीमेंट साइन किए थे और वो बेसिस बना की विधा ये जो है, ये जो दिशा है ये इमर्जिंग और हमारा एम्बिशन क्या है, गगन यान तो हमारा एम्बिशन है ही है, हम भारतीय स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहते हैं। ये उसका भी इनपुट होगा। 2027 तक हम भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। 27 नहीं, उसका टाइमलाइन 2035 है। 2035 है। थोड़ा आपने 10 साल आगे कर दिया, मैंने पहले अभी जोश है ना। तो बेसिकली लेकिन उसमें सारे इनपुट्स जाएंगे और जो हम गगनयान कर रहे हैं वो भी एक स्टेज में हम ह्यूमन को स्पेस में लॉन्च करना अपने आप बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं। इट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग टू डू। आप रॉकेट्स भेज सकते हैं लेकिन उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स को भेजना अपने आप में बहुत टफ है। तो वो वापस ला नेचुरली जिसको भेजेंगे वापस लाएंगे, उसको स्वाहा नहीं कर देंगे। अब बात रही ये दोनों को जो करने के लिए ये जो चरण है जिसको आप बोल रहे हैं, हमने अब लिफ्ट ऑफ हमें करना आता है। अगर आप मुझसे पूछें साइंटिफिकली, मैं बहुत सारे लिफ्ट ऑफ में रह चुका हूँ खुद, बिकॉज मैं इससे एसोसिएटेड रहा हूँ इसरो से, और हमने लिफ्ट ऑफ देखे हैं। श्रीहरिकोटा में भी गया हूँ, मिशन सेंटर में हम कर सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। लेकिन हमने कोई लिफ्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं किया है, कोई क्रू मॉड्यूल नहीं था जी। तो अब वो एक नई चीज़ हो गई। दूसरी कि उसमें हमने जिनको भेजा उनको क्या ट्रेनिंग देनी है। इनकी 2 ट्रेनिंग हुई है। एक ट्रेनिंग गैगरिन में हुई है रॉसकॉस्मोस में, जो इनिशियल ट्रेनिंग कहलाती है एस्ट्रोनॉट्स की। उसके बाद इनकी मिशन ट्रेनिंग नासा में भी हुई है, एक्सियो में भी हुई है। तो ये बहुत ट्रेन किया गया। और ऐसे हमने 4 लोग तैयार किए हैं जिनसे मोदी जी भी मिले थे जब ये लोग सिलेक्ट हुए थे। इन चारों में से चारों आइडेंटिफाइड है जाने के लिए। कोई पूछ रहा था ये गए हैं क्या उनसे बहुत आगे पीछे, तो हम लोगों ने एक जवाब दिया उसका पूरे पैनल ने, वन अमंग्स द इक्वल्स। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत आगे पीछे, बिकॉज सबके अंदर वही कैपेबिलिटी है, बट एक आदमी को जाना है। तो आई मीन आप कह सकते हैं कि उनका अपना भाग्य है या उनका जो हल्की सी बढ़त जिसको कहते हैं वो है। अब सवाल ये, आपने लिफ्ट ऑफ कर लिया, लिफ्ट ऑफ करने के बाद हमने ऑर्बिट में डाल दिया जी। अब ऑर्बिट में डालने के बाद अब इसकी स्पीड है 25 से 27,000 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका ISS चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसकी भी स्पीड उतनी ही है जी। तो आप जाएंगे थोड़े से लोअर ऑर्बिट में, फिर आप लेंगे। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है जो थ्रस्ट वेक्टर्स रहते हैं जी, जिनसे आप इसकी दिशा मोड़ते हैं। फिर आप ऑपरेट होता है, वो एक नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। आपको एक चीज और बताते हैं, एक ऑर्बिट लेने में 90 मिनट्स के आसपास लगता है। तो ये जो ISS में लोग बैठे हुए हैं, ये 16 सनराइजेस एंड 16 सनसेट्स देखते हैं एक दिन में। 16 बार सूर्योदय और रात का भी अनुभव जी। रात का भी, चांद भी वैसा ही। अब आप गए, आपने ऑर्बिटल वो किया, इसको फेज्ड ऑर्बिटिंग बोलते हैं कि फेज्ड मैनर में ऑर्बिट कर रहे हैं। अब ये आपने उस ऑर्बिट में लगाया जिसमें आपका ISS है। यहां से और क्रिटिकलिटी शुरू होती है। अब आपको स्पीड को कम करते जाना है कि डॉकिंग स्पीड जो है वो फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बात जो है हम इसमें और इनपुट दे दें दर्शकों को कि जब आप ये सुन रहे हैं कि इतनी ज्यादा स्पीड होती है और 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में,
अब उन दोनों स्ट्रक्चर्स को जुड़ना है एक दूसरे से, ये मैन्युअली नहीं होता है। ये सब कुछ एआई जनरेटेड होता है। सर इसमें आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, तो उसी के लिए शुभांशु जो पायलट के रोल में है, उनको ये भी ट्रेनिंग दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा शायद सुनीता विलियम जी जब पहली बार गई थी, वापस वाला नहीं, जब गई थी तो ये इस तरह की एक दिक्कत उसमें क्या बात हुई थी मैं उसको बता और जिसमें उन्होंने मैनुअली उसको मैन्यूवर किया था। को दुविधा नहीं हो, बताता हूँ कहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक मोमेंट आता है जब आपके जो थ्रस्ट इंजन्स हैं, क्योंकि वहां और कुछ नहीं चलता, ये प्लेन टाइप नहीं चलता है, अब इसमें थ्रस्ट वेक्टर ही बनता है। एक फायर करेगा, बहुत सारे होते हैं आपके पेरिफेरी में, अगर वो फायर नहीं करता है फॉर सम रीजन, देन यू कैन फायर स्टैंड बाई। लेकिन अगर हम ये समझें कि डॉकिंग की स्पीड और डॉकिंग का मैकेनिज्म और डॉकिंग जो उतनी फाइन होती है पूरे स्पेस में, जो एक बिंदु से भी कम है, उसको ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं, उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो ये इंटरवेंशंस करते हैं हम जी। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। मतलब इंटरवेंशन का मेरा मतलब ये कि जैसा अभी सर ने बताया कि वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम में जो परफेक्शन चाहिए, जो टाइम का मेजरमेंट है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी कुछ हिस्सा होता है जी। जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एआई या कंप्यूटराइज इसको फुल ऑटोमेशन में हम ये इस सिस्टम को रखा हुआ है कि कोई ह्यूमन एरर इसमें ना हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है अगर इसको पूरा आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर दें तो एक एरर ऑफ चांसेस रहता है। बट जब आप एआई यूज़ करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में कहें कि जो एल्गोरिथम आप लिखते हैं उसमें वो पूरा ज़ीरो एरर होता है। तो वो सिस्टम जो टाइम टेस्टेड है, क्योंकि ये पहले भी कई बारी हो चुका है, 3 बार पहले जा चुका है। हाँ, तो इसलिए, और ये जो कहें कि डॉकिंग और अनडॉकिंग वाला जो मेथड है, ये तो मतलब हमेशा होता है जब भी उस स्पेस लैब में कुछ भी जाता है, चाहे सामान जाए चाहे ह्यूमंस जाए, वो हमेशा होता है। तो बिल्कुल, एक बहुत बड़े मिशन के साथ एक्सियम 4 लॉन्च हो चुका है। आरसी कपूर जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये डिस्कशन आप भी सुन रहे हैं, हमें मकसद के ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है? सर अगर इसमें आप भी जोड़ना चाहें कि इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो केवल ये नहीं है कारण कि हमें भी अपना स्पेस स्टेशन खोलना है 2037 तक, केवल ये नहीं है कि हमें ना सिर्फ उड़ान भरनी है, हमें उसे सुरक्षित वापस लैंड भी कराना है। इसके अलावा मानवता की दिशा में हम और क्या क्या दे सकते हैं इस विश्व को, ये बहुत बड़ा मकसद है। जी मीनाक्षी, देखिए जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो ऐसे कोई दाल का स्प्राउटिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुनने में इजी लगता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट्स है, जीरो ग्रेविटी या ऐसे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें उग सकती हैं। अगर ये उग सकती हैं, आज की डेट पे अगर आप देखें, अर्थ पे जो ज़मीन पे जो प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, फसलें नहीं हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या वेदर के चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको इस तरह से इवॉल्व्ड जो है वो आपका फसलें कल को पैदा की जा सकती हैं जिसके कारण इंसान को कभी भी इसकी शॉर्टेज ना आए। तो इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं, ये बाद में पता लगेंगे जी, दूरगामी है, ये बाद में पता लगेंगे जब इनको यूटिलाइज करने लग जाएंगे, जब वो जमीन पे आके उसके रिजल्ट्स को यूज करने लग जाएंगे, उससे फसलें होंगी, उससे दाना, ये अनाज दाना होगा, तो ये सब चीजों के साथ में फायदा मिलेगा। बिसाइड्स जो आप टेक्नोलॉजी में अचीव करेंगे, जैसे गगनयान भेजना है, इंसान को भेज के वापस लाना है, या मार्स में कल को अगर मैन्ड मिशन भेजना, ये सब तो होंगी, लेकिन इसका इफेक्ट अर्थ पे, जमीन पे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ताकि जमीन में रहने वालों का जो है उनका भला हो सके, फायदा हो सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन लंबे समय के बाद पता लगेगा। अच्छा, एक और जो इसमें रिसर्च का विषय है सर, एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी का असर क्या होता है, इस पर भी रिसर्च होनी है, इस पर थोड़ा आप और बिल्कुल, क्योंकि ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब सुनीता विलियम वापस धरती पे पहुंची थी, कैप्सूल से बाहर निकली थी, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, जितने भी उसमें हमारे एस्ट्रोनॉट थे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जितने दिन आप वहाँ रहेंगे स्पेस में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो विकास हुआ है इवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो वो
इस ग्रेविटी को झेलने के लिए हुआ है। हमारी बॉडी में जितने मसल्स हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी उस फोर्स के साथ उसको झेलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे मसल्स जो नॉर्मल मसल्स बने हुए हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि आप जिम जाके बनाइए, हम एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हमारा सारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है, सारा सिस्टम इवॉल्व हुआ है। अगर ये ग्रेविटी अब माइक्रो ग्रेविटी या ग्रेविटी नहीं है तो हमारा ये जो सिस्टम है खासकर मसल्स ये डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनका कोई काम ही नहीं है इवोल्यूशन के हिसाब से देखो जी। क्योंकि आप स्पेस में तो आप खड़े नहीं हो रहे, आप लगातार लेटे हुए, हाँ लेटी हुई अवस्था में है, तो मसल्स का कुछ काम नहीं है। तो अब बहुत सारे हमारे बॉडी ऑर्गन ऐसे हैं जो मसल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्ट है जी। हार्ट के मसल्स अगर वीक हो जाएं तो जो एस्ट्रोनॉट है उनकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी। तो आपको उस कंडीशन को जो हमारी अर्थ पे होती है, एक्सरसाइज से, फूड सप्लीमेंट से, विटामिन सप्लीमेंट से या कुछ और मेडिसिन, उससे उसको आपको उस लेवल पे मेंटेन करना है। अच्छा, तो एक इसी आपने चूंकि ये बात बोली, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, एक एस्ट्रोनॉट जब स्पेस स्टेशन में होता है उसे अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है? देखिए, ये तो जो हमारा मतलब एक आप बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में हैं तो फिजिकल आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि शुभांशु शुक्ला दिख रहे हैं, पूरी टीम दिख रही है। और दूसरा जो मेंटल लेवल पे कि आप कितने स्ट्रांग हैं। कई अगर आपको थोड़ी सी चीज़ से ही आप परेशान हो जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी जो कॉग्निटिव फैकल्टी है वो अफेक्ट हो जाती है, तो देन यू आर नॉट फिट। तो वो एक स्ट्रांगनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेडिकल तो है ही है। अब आप मान लीजिए आपने एक ऐसे आदमी को आपने एस्ट्रोनॉट आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी एक सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे जाके किस तरीके से एग्रावेट हो जाए आपको नहीं पता। इसमें जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, मैं ये देख रहा था कि कुछ उस तरीके के भी है कि जैसे कैंसर की जो सेल्स हैं वो कैसे ग्रो करेगी माइक्रोग्रेविटी में, और जो मसल का जो रीजनरेशन है वो कैसे होता है, जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करता है। क्योंकि हम अर्थ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, पूरा इवोल्यूशन अगर डार्विन की थ्योरी को देखें तो उस हिसाब से हुआ है। लेकिन अब आप एक बिल्कुल ऐसे अनजाने माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे जीवन है ही नहीं, तो वहाँ पे फिर आपका सर्वाइवल कैसे होगा, और सर्वाइवल के लिए फिर आपको कैसी परिस्थितियों को वहाँ पर डेवलप करना है, उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रयास है। देखिए वो प्रयास है। देखिए मीनाक्षी, ऐसा है कि वहाँ पर जाके आपको एक्सरसाइजेस करके अपने मसल सिस्टम को ठीक रखना है, आपको अपने जो आपका स्केलेटल है उसको ठीक रखना है, और तीसरी है आपकी हेल्थ ऑर्गन, जो आपके ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली हार्ट जो है, हार्ट का एक पंपिंग मैकेनिज्म है, वो पंप करता है। और आपको आप देखिए जो भी हाई जी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको क्या होता है कि वो इफ़ द ब्लड कम्स टू द ब्रेन बहुत सारा, तो एक बहुत फॉगी होता है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आप ये इमेजिन करिए, देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल। अब आपको जो पंप तो उसी हिसाब से करेगा आपका हार्ट, अब वो जाएगा ऊपर तो क्या होगा। तो एक ये ऐसा, मैं इसलिए चित्र खींच रहा हूँ कि ये समझ में जल्दी आ जाएगा कि ग्रेविटी नहीं है तो उसका क्या असर पड़ेगा, और बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगेगा, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। हम लोग वो करते थे, और कहीं पर बिल्कुल नहीं जाएगा, लेग्स में नहीं जा पाएगा, क्योंकि लेग्स में ग्रेविटी के थ्रू जाता है, ग्रेविटी होती है तब नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है। तो अगर इस सारे को देखें, हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक मेडिकल इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, और उसके लिए एक्सरसाइजेस डिफाइंड हैं। जो सुनीता विलियम्स के जो वीडियोज आए आपने उसमें देखा था, उन्होंने ये भी दिखाया था कि हम साइकिल कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा होता है एक्सक्रीशंस, आपको लू भी जाना है, आपको बाकी आपका एक्सक्रीशंस होंगे, तो वो कैसे होगा, वो सेकंड होता है। आपकी जो टॉयलेट्स होते हैं वो उसी तरह से डिजाइंड होते हैं। तो ये सारा तो होता है, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ द होल थिंग विच हैज बीन ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस। जैसे सुनीता विलियम्स वापस आई थी मेरे ख्याल से मार्च 2025 में, और बहुत दिन रह के आई थी। उसके बाद अब उनको रिलीज कर दिया गया है। वो 2-3 महीने कन्फाइनमेंट रही, रिकवरी सेंटर में रही, उसके बाद अब वो वापस एक्टिव ड्यूटी में आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डीजनरेशन की स्टडी उनके ऊपर हुई है जी, तो वही यहाँ भी हो रहा है। माइक्रोग्रेविटी में मसल डीजनरेशन की स्टडी, बोन डेंसिटी की भी स्टडी है। तो ये सारी भी कम होती है, क्योंकि आपको हड्डियों की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। तो वो हड्डियां भी मतलब कैल्शियम जो है उसमें से डिजनरेट होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। तो ये तो इसकी बात हुई, लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से हम इसलिए ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि बहुत चर्चित भी हैं,
और इसके बहुत एक्सपेरिमेंटेड हैं, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारे देश से ये पहली बार जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स स्पेस में रहे हैं, स्पेस सेंटर में रहे हैं और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे हैं। हम एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं कि एक ह्यूमन कैप्सूल जिसने अभी अभी आपकी आंखों के सामने ठीक 12:01 पर उड़ान भरी है, अब ये ह्यूमन कैप्सूल अंतरिक्ष में मौजूद है और अंतरिक्ष में जाने के साथ साथ जो पहला संदेश शुभांशु शुक्ला का आया वो आपको गर्व की अनुभूति से भर देता है। तो लिफ्ट ऑफ हो चुका है, ये सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ था, इस वक्त ये कैप्सूल अंतरिक्ष में है। अब ये ड्रैगन कैप्सूल आगे कैसे बढ़ेगा, सारी चर्चा इस पर है। धीर सर, ये कैप्सूल अब आगे किस तरह से बढ़ेगा? अभी देखिए मीनाक्षी, इन्होंने जो रिपोर्ट किया था शुभांशु ने, वो थी स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि 27,000 किलोमीटर पर आवर की वो ट्रांसलेट होती है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेबल चाहिए स्पीड, वो है 28,000 की, जो कि 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की बनती है। तो लॉजिकली अगर देखेंगे तो एक प्रोसेस ये होगी कि 7 किलोमीटर से 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव करना, ताकि आईएसएस की स्पीड के आसपास आ जाए या जस्ट अबाउट अ फ्यू सेंटीमीटर्स लेस, उससे थोड़ा सा कम। और अगले 24 घंटे में जैसे बता रहे हैं, उसका ऑर्बिट चेंज करते करते उसको आईएसएस के पास में लाएंगे और फिर डॉकिंग की प्रोसेस होगी, जो कि बहुत क्रिटिकल है। एक बार डॉक हो जाएगा तो फिर वही वाली बात है कि दोनों में आइसोलेशन चैम्बर्स हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाएगा, सारे चेक्स होंगे, उसके बाद खुलेगा एंड इधर वाले जो गए हैं अभी, ये उस तरफ पास ऑन कर जाएंगे जो रशियन मॉड्यूल है उसके अंदर में, और आईएसएस में एस्टेब्लिश हो जाएंगे अगले करीब 2 हफ्ते के लिए। तो कल जो है करीब 28 घंटे बाद, करीब शाम को 4 बजे, ये उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भी सक्सेसफुली हो जाए, तो फिर आगे की बात बढ़ जाएगी। शुभांशु की ये उड़ान इतिहास में दर्ज की जाएगी और शुभांशु के साथ साथ हर भारतवासी को, उनके परिवार को ये गौरव का पल देने वाला क्षण था वाकई में। और इसलिए इस वक्त लखनऊ में, जहां से शुभांशु शुक्ला आते हैं, वहां पर भी जबरदस्त उत्साह और खुशी की लहर है। इंडिया टीवी की टीम ने, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने उनके पिता से और उनकी बहन से बात की। आप सुने इस वक्त उनके मन की भावनाएं क्या है। XM4 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है। शुभांशु के पिता इस समय गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं और किसी भी पिता के लिए सपना होता है कि बेटा उनका पूरे विश्व में नाम रोशन करे। पहला मैसेज भी शुभांशु का ऑडियो आ चुका है कि हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल हुआ। सर के साथ एक फोटो। अच्छी बात है, वो जो जितना उसका अब आप बता रहे हो कि उसका मैसेज आ चुका है। इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को सुनाया, मैंने खुद सुना। नहीं तो अब हमें तो यही देखने को नहीं मिल रहा। अब यह हम लोग चाहते हैं कि मतलब उसका जो है उसकी जो भी आगे कार्रवाई हो रही वो देखें और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो ईश्वर जो भी करेगा, पूरी लाइफ में अच्छा किया तो भी अच्छा करेगा। 14 दिन में सर ये मिशन पूरा होगा। इस दौरान आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरीके से रहेंगे, ईश्वर को याद करेंगे? दुआ पूजा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे का मिशन अच्छी तरह पूरा हो और आकर हमसे मिले। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? स्कूल आएंगे, बाकी लोगों से भी मुलाकात करेंगे और सबका आशीर्वाद दिलवाएंगे? आशीर्वाद। कितनी खुशी का माहौल है आज? जी बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं मेरे परिवार में, और बल्कि मैं ही नहीं, पूरा भारतवासी, हर भारतवासी इस समय खुश होगा। आपने कहा था कि शुभांशु छोटा है, लेकिन अब वो परिवार में सबसे बड़ा हो गया है। बिल्कुल, वो पहले से ही बड़ा था और अब तो वो इतना बड़ा हो गया कि शायद बाहों में भी नहीं समाएगा। लौट के आएगा शुभांशु, तो कुछ नोटी जो चीजें आप लोगों ने बचपन में की थी, जो आपने कहा था बताएंगे नहीं, उनको रिपीट करेंगे? क्या खिलाएंगे उनको इस बार? खाएगा वो वही घर का दाल चावल, इसके अलावा वो लड़का कुछ भी नहीं खाएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर। आपने लेकिन बताया था कि वो खुद से बना के खाने के शौकीन है। बिल्कुल, क्योंकि खुद से बनाने के इसलिए शौकीन है क्योंकि उसको बिलीव नहीं है ना कि कोई कितना तेल डाल देगा, कि कितना मसाले डाल देगा, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, रॉ फूड की तरह खाना खाता है। प्लान्स क्या क्या है लौट के आने के बाद? We are planning for a grand welcome party and hopefully he will come back soon. शुभांशु ने पहुंच करके संदेश दिया है कि वो पहुंच चुके हैं स्पेस में और काफी ज्यादा एक्साइटेड है। भारतवासियों के लिए इस समय गर्व का पल है। आप बताइए ये पल किस तरीके से आप लोगों के लिए है? जैसा आपने कहा गर्व का पल है, ये वे मोर देन गर्व का पल है। बहुत 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 सालों में कहीं ऐसा मौका लगता है कि इस तरह का मौका हमें देखने को मिलता है या अचीव करने को मिलता है, और हम इतने खुशकिस्मत है कि हमें ये हमारा भाई है जो वहाँ पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा बड़े गर्व की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। छोटा भाई सबसे बड़ा हो चुका है इस समय फैमिली में, जब लौट करके आएगा तो क्या खिलाएंगे उसको?
पता नहीं क्या खिलाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो सचमुच बहुत बड़ा हो चुका है और वो आज से नहीं है, वो काफ़ी पहले बड़ा हो गया था। एंड मैं हमेशा से कहती हूँ कि ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली बट ही इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली राइट नाउ, और वो हम सबको ही सिखाता रहता है हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। एंड वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड लक, क्योंकि ये केवल शुरुआत है और अभी ये मिशन पूरा करके उनको वापस भी आना है, सेफली वापस आए, बस यही हम चाहते हैं उनके लिए। और क्या परिवार में इस समय दुआओं का दौर चल रहा है, जल्दी लौटें, 14 दिन का सफर जल्दी कंप्लीट हो, और आंखों में जो खुशी के आंसू हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी के आंसू हैं और ये रहेंगे, और मैं चाहती हूँ ये खुशी के आंसू बने रहे, एंड आई एम श्योर ही विल बी हाईली हैप्पी वापस आने के लिए। अभी तो वी आर लिविंग दिस मोमेंट राइट नाउ, लॉन्च की खुशी को हम लोग अभी नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, आप लोग को पता लगा शुभांशु ने स्पेस से पहुंच करके एक ऑडियो मैसेज ही भेजा है जो कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों को सुना चुका है? नहीं, हम नहीं देख पाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे बिजी हैं, हम अभी नहीं देख पाए हैं। दैट्स व्हाट वी वांटेड कि हमें वो देखने का मौका मिले, और जैसे जब मौका लेकर के हम तुरंत उसको सुनेंगे, एंड वी आर हैप्पी फॉर हिम ओनली, दैट्स ऑल आई कैन से। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सियम 4 मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देश की शुभकामनाएं शुभांशु के साथ हैं। शुभांशु 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पोस्ट पर लिखी हैं। देश को शुभकामनाएं दी हैं, शुभांशु को ये शुभकामनाएं दी हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की भी शुभकामनाएं इस वक्त शुभांशु के साथ है। एक्सियम 4 मिशन के लिए उन्होंने जो लिखा है वो एक बार फिर आपके सामने पढ़ दूं। We welcome the successful launch of the space mission carrying astronauts from India, Hungary, Poland and the US. The Indian astronaut group captain Shubhanshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes and aspirations of 1.4 billion Indians. वाकई में 1.4 बिलियन भारतवासियों के 140 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं, हमारी उम्मीदें, हमारे एस्पिरेशंस और हमारे विशेस इस वक्त शुभांशु शुक्ला के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक इसको इस तरीके से देखा जाए कि अभी तक, क्योंकि लगभग 25-30 साल से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर वहाँ पे है, तो और हालांकि वो इंटरनेशनल सेंटर है, स्पेस स्टेशन हम उसको कहते हैं, लेकिन कभी किसी भारतीय को वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। तो एक अपने आप में ये बड़ी बात है कि अगर देखा जाए कि जब रशिया वहाँ पहुँचा था तब हमने सोचना शुरू किया था कि हम भी कभी स्पेस में जाएंगे, और वो गैप इंडिया ने कितनी जल्दी कवर अप किया है। और ये हमारा एक कहें कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा है, और वहाँ से जो अनुभव लेकर आएगा वो हमारे को हमारे गगनयान में जब वो हमारा बीते कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत लगातार उत्तरोत्तर सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। श्रीवास्तव जी, मैं इस प्रश्न के साथ आपके पास आ रही हूँ। हम ये देख रहे हैं चंद्रयान हमने किया, ये सक्सेसफुल रहा, हम मैन मिशन की सोच रहे हैं, हम गगनयान की सोच रहे हैं, और इसमें जिस तरीके से इसरो भी इन्वेस्ट कर रहा है, भारत की सरकार इन्वेस्ट कर रही है, यह अभूतपूर्व है। देखिए, अभूतपूर्व बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया कि हम इसरो एज फार एज रॉकेटरी इज कंसर्न, उसके हम एक तरह से सुपर पावर हैं, और इसके बड़े मैनिफेस्टेशंस हैं। इसका मैनिफेस्टेशन आपको नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी दिखता है। हम ब्रह्मोस वगैरह की जो बातें करते हैं, ये उसी का डेरिवेटिव है जो हमने सीखा था कि हम अपने ये लॉन्चेस कैसे कर सकें। हमारा अपना नाविक भी है जो जीपीएस का इक्विवेलेंट है, उसके लिए भी हम सैटेलाइट भेज रहे हैं। हमारे पास कार्टोसैट हैं, हम सैटेलाइट इमेजरी के मास्टर्स हो चुके हैं, और हमारे पास रेडियो इंटेलिजेंस के लिए भी है, ईएमआई इंटेलिजेंस के भी है। तो हमारे वहाँ पर सैटेलाइट में हम एक तरीके से सक्षम होते आ रहे हैं। अब पहला सवाल उठता है कि इससे क्या हमें मदद मिल रही है। सिक्योरिटी एक ऐसा है जिसमें बहुत मदद मिल रही है, और दूसरी मदद में ये मिल रही है, ओशनोग्राफी में मदद मिलती है। आपके यहाँ क्या क्या मिनरल्स हैं, किसकी जगह, उसकी भी आपको खबर मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। मीनाक्षी, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये बहुत बड़ा हमारा रिलेशनशिप है यूएस के साथ, जो हम डेवलप कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में। आपका स्किल्ड मैन पावर बहुत बढ़ेगी, और स्पेस का कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो चुका है।
ये हमने बहुत पहले भी कहा था, और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे ये जो जहाज जा रहा है ये भी प्राइवेट कंपनी का है, और एक्सियोम इज ए इंटीग्रेटर। ये इनकी इच्छा ये है कि ये अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिसमें ये टूरिज्म करेंगे, और जो आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना चाहे बाकी कंट्रीज वो भी वहाँ जा सकते हैं। एट द मोमेंट वहाँ या तो यूएस और रशिया का ये वाला है, या चाइना का भी एक स्पेस स्टेशन वहाँ पर है। हम अपना भी स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिसको हम भारतीय स्पेस स्टेशन कहना चाहते हैं। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये टेक्नोलॉजी का एक एक्यूमुलेशन है। दिस इज द लास्ट फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लास्ट फ्रंटियर फॉर द मैनकाइंड। अगर आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ जाके आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा अभी हम एक्सपेरिमेंट वहाँ कर रहे हैं। वहाँ जाके माइक्रोग्रेविटी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी को, उसको समझ सकते हैं, और उसके आप वो निकाल सकते हैं वहाँ रहने का। एक मिशन इनका भी है एलॉन मस्क का, वो मार्स का कॉलोनाइजेशन करना चाहते हैं, वो स्टारशिप्स बनाना चाहते हैं जो हम लोग स्टार वॉर्स वगैरह मूवीज में देखते थे। तो अगर ये सारे डायमेंशंस हैं, क्योंकि सबका ये प्रिजम्पशन है कि दिस अर्थ इज गेटिंग स्मॉलर फॉर द नंबर ऑफ पीपल वी हैव एंड द वे होल थिंग इज गेटिंग कंज्यूम्ड, तो वो कहते हैं हमें किसी और प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दैट वो तो बहुत फार ऑफ है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो स्टेम लोग बोलते हैं, इसमें बाकी अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को ट्रेन करने का, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जब तक इन पूरे का आप देखेंगे समावेश नहीं होगा, आप कोई स्पेस लॉन्च में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं सकते हैं। तो जो हमारा गगनयान है उसको इससे बहुत सारा इनपुट मिलेगा, वो इनपुट सारे डायमेंशंस मिलेंगे और वो बहुत काम आएंगे। गगनयान के भी 2 लॉन्चेस होंगे, उसके बाद गगनयान जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी चला जाएगा। बिल्कुल। दीप सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मीनाक्षी, मैं वही उसी बात पे वापस आऊँगा कि जो हम बात कर रहे थे फसलें उगाना, और ये बिकॉज आगे के डेट पे चल के या इसकी वजह से, खाने की कमी की वजह से, या तो सिविल वॉर्स होंगी और या फिर ज़्यादा लोगों को जो है भूखमरी में वो लोग एंड करेंगे। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट्स ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहाँ पे अगर कोई स्प्राउट करता है तो क्या मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो कितना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर नीचे आ जाएंगी, अगर आप हर जगह फसल उगाने के लिए मिट्टी ढूंढते थे आज तक, और ऐसा प्रूव हो जाए कि मिट्टी नहीं चाहिए, जो कि अर्थ पे भी ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, हाइड्रोपोनिक्स है जो कि है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। तो ये अगर आगे सिंपल और सस्ता तरीका बन जाएगा तो ये जो ह्यूमन काइंड है, जो मानवता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक स्टेप बन जाएगा आगे चल के। ये यहाँ पे मतलब एक चीज को देखना पड़ता है कि आपका एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ये चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स बहुत लार्ज स्केल पे होता है, वो वही कंट्री है जिनके पास लैंड रिसोर्सेज थोड़े कम है। हमारे पास अभी वो दिक्कत नहीं आई है कि हमें मतलब वो जाना पड़े, लेकिन यस कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगर हमें स्पेस साइंस में एक फ्रंटियर लेवल पे रहना है, अपने आप को एक कहें कि जो स्पेस क्लब का मेंबर बनाए रखना है, तो ये सारी जो भी नॉलेज कलेक्टिवली क्रिएट हो रही है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये मिशन कहूँ कि उसी तरीके का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि अब भी जैसे सर ने कहा कि ये स्पेस साइंस का या कहें कि स्पेस टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है, और इसमें क्योंकि अब मान लीजिए यही मिशन अगर हम नासा के साथ ऑफिशियली करते तो आप सोचिए कितना टाइम लगता, लेकिन ये अब मुझे लगता है 2 साल में इसको हमने असली जामा पहना दिया। आज हमारा शुभांशु जो है ऑलरेडी स्पेस में है, वी आर वेटिंग फॉर द डॉकिंग। ओके, तो ये एक कहें कि ज़रूर है कि पैसा खर्च किया, लेकिन जिस तरीके से आप फिर पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं, मैं एक डिटेल आपके सामने पढ़ दूं। अभी ये जो 12 दिन के, हालांकि ये वॉर रूम नहीं है, पर चर्चा में इसलिए लेकर आ रही हूँ, पैसा खर्च करने की बात जब आती है तो जो 12 दिन की जंग ईरान और इजराइल के बीच में लड़ी गई, रिपोर्ट ये कहती है 12 अरब डॉलर का नुकसान इसमें इजराइल का हुआ, और करीब 150 से 200 अरब डॉलर का नुकसान ईरान को हुआ।
तो अगर आप फिर इन्वेस्टमेंट देखते हैं और इसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ना देखते हैं तो भारत का इन्वेस्टमेंट, मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको एक पहलू बस बता दूं कि एक ही पैसा है, उस एक पैसे का इस्तेमाल कैसे कंस्ट्रक्टिवली किया जा सकता है, कैसे डिस्ट्रक्टिवली किया जा सकता है। आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही, जो नेशनल सिक्योरिटी है, अगर आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, हम इस पर बड़ी चर्चा करते हैं हम लोग तो अक्सर, और यह आपका इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, इसमें जो वेस्टेजेस हो रही हैं और जिस तरह का हिंदुस्तान को अगर सक्षम बन रहा है और प्रॉस्पेरस बन रहा है, हमको जिस तरह अपने को डिफेंड करना चाहिए, ये वाला मिशन भी उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज जिस तरह की टेक्नोलॉजीज को आप हार्वेस्ट करेंगे, आजकल जमाना है टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का, टेक्नोलॉजी को हार्वेस्ट करना आपका जरूरी है और उसको आप फिर इस्तेमाल करिए जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सिविलियन भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है। जैसे वॉर की हम बात कर रहे हैं, आपने जो इशू बोला बहुत क्रिटिकल है। आज की डेट पे अगर मैं जमीन पे लगे हुए रडार को देखता हूँ तो लाइन ऑफ साइट से वो बंध जाता है। बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, नेचुरल वो है, प्लस उसकी जो रेंज है वो लिमिटेड हो जाती है। लेकिन आज आप देखिए हजारों किलोमीटर दूर से वेपन्स चल रहे थे, मिसाइल्स चल रही थी। तो अभी जमीन पे बैठ के आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आपका सोल्यूशन कहाँ है? स्पेस में है। स्पेस से आप डिटेक्ट करेंगे कब लॉन्च किए उसने, स्पेस पे बेस्ड अगर आपका वेपन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। वरना क्या है, आप बैठे रहिए, मैंने बता दिया जी मैं आपको अटैक कर रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे हैं, मिसाइल आई लगी और आपका नुकसान हो गया। तो इस तरह से चल के अभी तो हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे थे, लेकिन अगर कल को हमारे को मतलब एक फोर्स माना जाना है, लोगों को प्रूव करना है, तो हमारे को स्पेस को इस पर्पस के लिए भी यूज करना पड़ेगा एज ए डिटरेंस, ताकि एनिमी जो है वो आपके बारे में आपके बारे में गलत सोच भी ना पाए। बिल्कुल ठीक। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हम क्योंकि अंतरिक्ष में जब हम इतने महंगे मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो मानवता है। और वो अब उसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें हमने क्रॉप्स की भी बात कर ली, हमने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की भी बात कर ली, या हमने हमारे जो डिटरेंस फोर्स क्या है हमने उसकी भी बात की। एक बयान जो इस वक्त केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से आया है वो भी आपके सामने रख दें। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग उन्होंने भी देखी। जितेंद्र सिंह ने कहा आज का दिन बहुत गर्व करने वाला है, यह विकसित भारत की उड़ान की शुरुआत है। सर, आज का दिन कितना बड़ा है आपके लिए, खासतौर पे तब जब आप देखते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस समय उस जगह पर हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये मिशन मोड वाला प्रोग्राम था। नहीं, जिस प्रकार से आप उत्साहित हैं, मुझे लगता है ये स्वयं में प्रमाणित करता है कि सारा देश और सारे देशवासी कितने उत्साहित हैं इस देश को और कितना गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो विकसित भारत की तरफ हमारी उड़ान है उसकी शुरुआत अंतरिक्ष के माध्यम से हुई है, और ये इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ एक वर्षों में जिस प्रकार से अनेकों प्रशासनिक सुधार स्पेस पॉलिसी में लाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी बढ़ा, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा दुनिया भर के आगे प्रदर्शित करने का अवसर रहा, जिसका परिणाम ये था कि अमेरिका से ये पेशकश आई कि हमारे यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट उनके यहाँ आ जाए, और सबसे अधिक प्रमुख भूमिका भी उन्हीं की रहने वाली है, शुभांशु। तो जो बात अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, वाकई में ये अंतरिक्ष में ये भारत की उड़ान है। और 41 साल के बाद जो हमने पहला संदेश सुना, एक बार फिर मैं उसी विषय पर आती हूँ। जो संदेश शुभांशु शुक्ला ने दिया, वाकई में वो गौरवपूर्ण संदेश था। कंधे पर तिरंगा झंडा होने का मतलब ये है कि वो 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें के साथ वो अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि ये शुभांशु का जो स्पेस में जाना अपने आप में हमारे यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कोई भी पढ़ाई करें, उसके लिए एस्ट्रोनॉट एज सच कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये एक कहीं की कन्वर्जेंस है बहुत सारे एरियाज का, और आपको एस्ट्रोनॉट एज सच अगर बनना है तो उसके लिए कुछ और फिजिकल और मेंटल पैरामीटर्स चाहिए। तो आप जो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, एक ये मैसेज है। और आप भी एस्ट्रोनॉट के तौर पे कभी भी, क्योंकि अभी जैसे कि मेरे साथी कह रहे थे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो है
इस टेक्नोलॉजी में नए नए फील्ड में आप चाहे मेडिकल स्टूडेंट हैं और उसका क्या कहें कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो सब के लिए ये एक ऐसा फील्ड है जो सब कहीं ना कहीं आके इमर्ज होता है। तो इसमें मुझे अगर मैं शुभांशु की तरह कोई हमारा नौजवान अगर देखता है तो जो वो पढ़ रहा है उसको अच्छे से पढ़े और कहीं ना कहीं उसका कन्वर्जेंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके देखे कि क्या फील्ड बनता है। क्योंकि मैं देख रहा था अभी स्पेस मेडिसिन का एक अलग ही फील्ड जो है वो इमर्ज हो मेडिसिन की। जब आप स्पेस में हैं तो कौन सी ऐसी मेडिसिन होंगी जो वहाँ पे काम करेंगी, उसके लिए आपको रिसर्च चाहिए ना कि जब ज़्यादा लोग जाएंगे, जब कमर्शियल टूरिज्म शुरू होगा, आप अभी आप जहाज में भी जाते हैं तो आपके साथ क्या वोमिटिंग वाली भी टैबलेट होती है, क्रोसिन भी होती है, सिर दर्द ना हो जाए। लेकिन जब ये एक रेगुलर फीचर हो जाएगा देन यू नीड ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर कॉमन पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ, in Air Force we have aero medicine, aerospace yes, medicine, aerospace, and we have space. Actually, today's Indian Air Force is not Indian Air Force. It has been christened, but we call it by Indian Air Force. It is Indian Aerospace Force. Aerospace. हाँ, so we got lot of war fighting, जैसे धीर बोल रहे थे, lot of war fighting space assets. हमारे war fighting space assets के जरिए ही हम ब्रह्मोस को इतनी सटीकता के साथ वहाँ मार सके। तो ये इसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाई है जितना इस महत्व नहीं मिला है। कभी कभी चीज़ों को महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। स्पेस का बहुत बड़ा रोल है आपका टू टारगेट एक्यूरेटली, करेक्टली एंड इन कम्युनिकेशंस एंड इन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, जो हम EM वॉरफेयर बोलते हैं, जो हम साइबर वॉरफेयर बोलते हैं, हर तरह से। तो वो एक है पार्ट। तो एरो मेडिसिन है। अब एरोस्पेस मेडिसिन जो आप बोल रहे हैं बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हमारे ऑफ कोर्स इन इंडियन एयर फोर्स वी हैव दैट सेंटर इन बेंगलुरु। वो फिर भी हम एक वो लेवल पे हम एयर में ही है, एटमॉस्फेयर में ही है ना। यहाँ बात हो रही है माइक्रोग्रेविटी। सर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल या इंडियन जैसे ये स्पेस स्टेशन बनेगा, गगनयान, ये मिशन आफ्टर मिशन, क्योंकि स्पेस स्टेशन को मैन करना है राउंड द क्लॉक, हाँ 365 डेज। तो आपको चाहिए एस्ट्रोनॉट्स। तो अभी से जो लोग मेहनत करेंगे और तैयारी करेंगे इसके लिए, वो अगले कुछ सालों में तैयार होंगे, बिकॉज हमारे पास एक रिजर्व बैंक बहुत एनकरेज कर रहे हो। एंड वी कैन आल्सो गो, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन टू स्पेस ना, जो एलन मस्क ने भेजा था एज अ टूरिस्ट। तो हो सकता है आप टूरिस्ट भी जाना शुरू कर दें। टूरिज्म तो है जरूर, तो पैसा अर्न करने के लिए है, आपको एक चक्कर लगा के ले आएंगे, बट टेक्निकली सुपीरियर यहाँ पे आपको रहना है टेक्निकली सुपीरियर बनना है। तो आप एक मतलब एक यात्री आप एक नई दुनिया बस रही है, उस नई दुनिया में आप बसने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली और बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, कि वहाँ पे जिस तरह की दिक्कत आ सकती है माइक्रोग्रेविटी में, उसको आप हैंडल कर सकें। जो आपकी रेसिस्टेंस है उसको पहले इंक्रीज करना है, फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही तो देन उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मेडिसिन, वो सारा, तो वो सारा अभी रिसर्च का एरिया है। दूसरा मैं ये देख रहा था कि एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्पेस सूट का है। वो जनरली मतलब पूरे मिशन की कॉस्ट और उसकी कॉस्ट कोई ध्यान नहीं देता उस चीज पे, बहुत ज्यादा बताएं इसको थोड़ा डिटेल में। हाँ, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपने आप में एक कैप्सूल है। पूरा जो आपका ड्रेस है, अगर आपने देखा होगा, वो जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट इन चारों ने जो पहन के बैठे हुए थे जी, तो ये क्योंकि अपने आप में पूरा एक सिस्टम है, एक कैप्सूल ही है एक तरीके का, एक मतलब अटायर मैं कह लूं। हाँ, अगर जो आम लोगों को आसानी से समझ में आए, आप स्पेस सूट कहें, क्योंकि अंतरिक्ष में है, उन्होंने एक जो पूरा सूट पहना हुआ है। इसकी कॉस्ट क्या है आप बता रहे हैं? ये तो अभी, क्योंकि ये तो अभी कस्टमाइज होते हैं, मतलब आप जो यात्री है उसकी बॉडी आप, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि ये चलता फिरता अपने आप में कैप्सूल है। आप ऐसा देखें, अगर आपने देखा होगा जब ये स्पेस वॉक करते हैं तो आपने देखा होगा हेलमेट है, ये है, ये सारे का सारा जो है, इवन जब अर्थ पे जब फ्लाइंग होती है हाई स्पीड पे और हायर हाइट पे, तो उस समय जी सूट पहना जाता है जो कि टाइट करता है मसल्स को होल्ड करने के लिए। तो ये उससे भी ऊपर गए हुए हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे ज्यादा करना है, मसल्स का, इसका ब्लड का, ऑक्सीजन की सप्लाई, तो ये सारी चीजें इसमें मॉनिटर होती हैं
इस वजह से, बिकॉज ऊपर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आदमी बाहर निकलता है अपने स्पेस स्टेशन से, तो ये स्पेस सूट के कारण सस्टेन कर पाता, जिंदा रहता है। तो उसमें और इसमें अगर एक छेद देखिए, चर्चा करने के लिए इतना ये विशाल विषय है कि जितनी हम चर्चा करते जाएं उतनी ही कम है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है अंतरिक्ष की भारत में ये बड़ी उड़ान है। 41 साल बाद एक बार फिर हम अंतरिक्ष में हैं। उम्मीद ये करते हैं ये उतनी ही कामयाब रहे, ये दुआएं हमारी है। के द हेग शहर में नाटो समिट का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर के साथ आज चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। सदस्य देशों के प्रमुखों की मीटिंग होगी। मीटिंग 3 घंटे तक चलेगी और जो घोषणा पत्र जारी होगा वो केवल 5 पैराग्राफ का होगा। ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि देश मतभेद खुलकर सामने ना आए। जितनी कम बातें होगी, जितना कम लिखा जाएगा, उतने कम मतभेद सामने आएंगे। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है। यह ऐसे समय पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल जंग का 12 दिनों के बाद सीज फायर हुआ। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था स्थिर है। इससे पहले मंगलवार को संगठन में मतभेद गहराते नजर आए। समिट में सबसे बड़ी चिंता नाटो और देशों के बीच रक्षा खर्च को लेकर आपसी मतभेद की रही है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि संगठन यूक्रेन जैसे मुद्दों से निपट सकता है, लेकिन ट्रंप ने नाटो की सबसे अहम संधि आर्टिकल 5 पर सीधा समर्थन देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा पर खर्च करें। हालांकि वर्तमान में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है और जीडीपी का केवल 2% है। ट्रंप का मानना यह है कि अमेरिका नाटो को बहुत पैसा देता है और बाकी देश अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों को ध्यान में रखते हुए नाटो महासचिव मार्क ने समिट का एजेंडा तय किया है। बैठक में मुख्य जोर यूरोपीय देशों द्वारा रक्षा खर्च बढ़ाने पर रहा, जिससे ट्रंप लंबे समय से मांगते आ रही हैं। नाटो में चल रहे मतभेदों के बीच महासचिव मार्क रूटे ने एक नया प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव के मुताबिक सदस्य देशों को अपनी जीडीपी का 3.5% सीधे सेना और हथियारों पर खर्च करना होगा और 1.5% ऐसे कामों पर जो रक्षा से जुड़े हुए हैं। अब इस प्रस्ताव में 105% का खर्च इस परिभाषा में बहुत खुली रखी गई है। इसका मतलब यह है कि हर देश को अपने तरीके से इसे समझना चाहिए और किसी भी खर्च को रक्षा खर्च की तरह से बताया जा सकता है। कुछ देश जैसे कि पोलैंड है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, जिन्हें रूस से खतरा ज्यादा है, वो इस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी यूरोपीय देश इस खर्च को पूरा करने में अभी बहुत पीछे हैं। वो अपनी इकोनॉमी अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। कई देशों के लिए यह खर्च बहुत बड़ा है और वो ये शायद 2032 या 35 तक भी इस लक्ष्य पर न पहुंच पाए। लेकिन इतना तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उसी के आधार पर इस बार एजेंडा तय किया गया है कि रक्षा खर्च को देशों को बढ़ाना है और अतिरिक्त भार जो इस वक्त अमेरिका पर ही केवल पड़ रहा है, अब बाकी यूरोपीय देशों को भी इसे वहन करना होगा। आप सबसे पहले बयान सुने। There is total commitment by the US President and the US senior leadership to NATO. However, it comes with an expectation. And the expectation is that we will finally deal with this huge pebble in the shoe, this huge irritant, which is that we are not spending enough as Europeans and Canadians. And they want us to equalize with what the US is spending. Senior leadership to NATO. However, it comes with an expectation. And the expectation is that we will finally deal with this huge pebble in the shoe, this huge irritant, which is that we are not spending enough as Europeans and Canadians. And they want us to equalize with what the US is spending. So, and he said that his great hope for the summit, obviously, is that... My message to my European colleagues is stop worrying so much. Start to make sure that you get the investment plans done, that you get industrial base up and running, that the support for Ukraine remains at a high level. Luckily, it is still today. I mean, this is what you should work on, and stop running around being worried about the US. They are with us.
अब नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भरोसा जताया है कि सभी 32 देश इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। रूस की ओर से खतरे को देखते हुए पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और स्कैंडिनेवियाई देश इस प्रस्ताव को समर्थन दे भी रहे हैं, लेकिन स्पेन ने साफ मना कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा, बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर तैयार नहीं है। ऐसे में नाटो पर टूटने का खतरा भी मंडरा रहा है। उसकी और भी कई सारी वजह हैं, जिसमें रक्षा खर्च बढ़ने के बाद ये बड़ी वजह बताई जा रही है। अब अमेरिका का यूक्रेन मुद्दे को नजरअंदाज करना। तीसरी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप के बयानों से सुरक्षा की गारंटी पर अनिश्चितता बनी रहती है। और चौथी वजह यह है कि अमेरिका की ओर से सहयोगियों पर आयात शुल्क लगाने की धमकी देना, यह भी नाटो देशों की नाराजगी की वजह है। अब पांचवी बड़ी वजह तो ईरान पर अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई से भी नाटो के भीतर तनाव बना हुआ है। तो ये 5 वजह हैं जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी, जिसकी वजह से आप चाहे स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, ये देश वो हैं जो रक्षा खर्च को बढ़ाना नहीं चाहते। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल वी.के. दत्ता, मेजर जनरल ए.के. सिवाच और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डिप्लोमेसी की भाषा तो ये कहती है कि उतना ही स्ट्रिंग पुल किया जाए, उतनी ही जिसे कहते हैं ना लगाम खींची जाए, जितने में लगाम टूटे ना। अमेरिका करना क्या चाहता है, कितनी लगाम खींचना चाहता है, वो क्यों चाहता है रक्षा खर्च पर बजट बढ़ाया जाए? मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल सर, डिप्लोमेसी की भाषा है। ऑल टुवर्ड्स यू द क्वेश्चन। और जंग के लिए तीनों जनरल साहिबान यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ होता हूँ। आप शुरू करते हैं अकेले बेचारे डिप्लोमेट से। ऑल राइट, लेट मी टेल यू दिस। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ध्यान इस समय कहाँ है? उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी कहाँ है? उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी जो मैं देख रहा हूँ इस समय, वो है दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पे वो चीन को पछाड़ना चाहता है। दूसरा है जिसे आप कहते हैं मिडल ईस्ट, और फिर कभी कभी वो बात करता है इंडो पैसिफिक की। यूरोप में वो हट चुका है, उसका दिमाग, उसका फोकस यूरोप पे नहीं है। कहता है कि भाई अगर तुमने कुछ करना है, अपनी रक्षा करनी है तो खुद करो। हैरानगी की बात यह है मैम कि अगर आप अमेरिका को हटा दें नेटो में से, तो उसके 65 करोड़ सदस्य हैं। 65 करोड़ यूरोपियन 34 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। तो ट्रंप मजाक करता है कि आप लोगों को अपनी रक्षा करनी नहीं आती। अभी तक तो क्या आप वाइन पी रहे थे और डांस कर रहे थे नाइट क्लब्स में? कुछ करो। माय ओन फीलिंग है कि वो यूरोप से ये कह रहा है कि आप अपनी रक्षा जो है उसका ध्यान खुद रखिए। डोंट काउंट ऑन मी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या था? आप लोग ऐश करो और कोई आप पे हमला होगा तो मुझे टेलीफोन कर देना, अमेरिका वहां पहुंच जाएगा। अब ट्रंप वो नहीं करेगा। यूरोप उसके लिए दूर है, उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। यूरोप के पास कोई प्राकृतिक साधन नहीं है जो अमेरिका चाहता है। अभी तक अमेरिका पैसा खर्च करता रहा है। मिडिल ईस्ट के पास तेल है, लैटिन अमेरिका पास बहुत सी चीजें और अमेरिका के करीब है, तो उसका फोकस वहां पर है। दैट इज वाई आप देखिएगा जो भी वो कुछ करेगा वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा वहां से। इस समय वो चाहता है कि जो भी नेटो कहे, रूस तो है ही उनका दुश्मन, नेटो कहता है, वो कहता है कि अब आप ईरान को भी मेंशन करिए एज एन एनिमी। आप देखेंगे उनका जो डॉक्यूमेंट निकलेगा, यू विल फाइंड आउट। संजय सर, अब ये जो आर्टिकल 5 का जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 5 का मतलब तो पहले मैं दर्शकों को बता दूं, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो सदस्य देश सभी एक पैक्ट में बंधे हुए हैं, और पैक्ट ये है कि हमारा देश आपके देश पर अगर कोई संकट आएगा तो रक्षा के लिए खड़ा होगा। ये नाटो देशों के बीच में ये पैक्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो संजय सर ये कह रहे हैं, उससे तो ये समझ में आता है कि वो इसका सीधा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। वो हर बार आपकी जंग में आपकी तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिएगा मीनाक्षी जी, क्या होता है, जो कोई पैसा देता है वो उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए, उसके बदले मिलेगा। हाँ, कोई भी। अभी यूएन का जब कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम फ्रॉम यूएसए, तो यूएन में भी आप देखते हैं यूएसए। अब चीन देखिएगा, आईएमएफ देखिएगा, वर्ल्ड बैंक देखिएगा, सब जगह जिसका जितना शेयर है, उसके मद्देनजर अगर 66% नाटो का बजट अगर फाइनेंस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स बार बार यही कहता है कि आपका कंट्रीब्यूशन बताओ। आपको अगर हम सुरक्षा दे रहे हैं, आप लोगों ने तो अपनी सुरक्षा हमको आउटसोर्स कर दी है,
और हमको आउटसोर्स किया और कहना भी नहीं मानना चाहते आप हमारा। तो ये जो नॉर्मल है, ये इट इज अ वेरी नॉर्मल गिव एंड टेक। उसके मद्देनजर 2% ऑफ द जीडीपी, 4% ऑफ द जीडीपी और अब 5% ऑफ द जीडीपी। ना 5% ऑफ द जीडीपी इज ए ह्यूज थिंग। अगर और खास तौर पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें या अन्य यूरोपियन देशों की बात करें तो इस वक्त वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जो किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं। इमेजिन एट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सब टॉप 10 में थे और अभी भी टॉप 10 में है। अब भारत जैसे देश अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम भी 2% ज्यादा से जीडीपी से ज्यादा खर्च करने में हम भी हिचकिचाते हैं। चाइना इतना बड़ा है, वो भी तकरीबन 2 या 3% छुपाता काफी कुछ होगा, पर उसके बावजूद भी 2 या 3% जीडीपी से वो भी नहीं। तो आप अगर किसी को कहे, स्पेशली 32 नाटो कंट्रीज को ये आप कहे कि 5% ऑफ द जीडीपी इज अ ह्यूज थिंग, मतलब अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से लगातार उनको फायदा होते रहना चाहिए, अपने आप को डिस्टेंस करते रहना चाहिए और कंट्रीब्यूशन करते रहो। मतलब यू कंट्रीब्यूट, डोंट आउटसोर्स, डोंट यूज माय शोल्डर, दैट इज व्हाट बिजनेसमैन है। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं जरा क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पर लगातार हम ये बता रहे हैं कि कौन सा देश कितना खर्च करता है और उस खर्च का कितना हिस्सा नाटो में वो दे रहा है। वो अब आप देखिए, कनाडा की बात करें 30.5 अरब डॉलर का खर्च है और 2% जो हिस्सा है वो रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रहा है, नाटो में योगदान दे रहा है। तुर्की की बात करें 22 अरब डॉलर का है, इसमें 1.5% वो नाटो में दे रहा है। अमेरिका की बात करें 66%, ये ह्यूज है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी तुलना में अगर आप जर्मनी की बात करें तो 0.6% है। आप देखिए 88.5 अरब डॉलर का खर्च अगर जर्मनी का है और उसका अगर हिस्सा नाटो में हम देखें शिवाज सर, ये बहुत मामूली है। और यही शायद वो चाहता है अमेरिका कि अब आप भी अपना योगदान दें, मैं आपके हिस्से की लड़ाई तब लड़ूंगा जब आप भी नाटो में अपना खर्च बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चा ये मीनाक्षी की हो क्या रहा है कि अमेरिका जो ये कह रहा है कि अब आपकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप 0.1 उस समय भी इनका 2% भी नहीं पैसा खर्च करते थे जीडीपी का, तब उसने फोर्स किया था सब के सब कंट्री जो हैं 30 के वो सारे के सारे 2% तक करेंगे। मगर जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है तो इसमें कोई शक नहीं कि एक खतरा बड़ा है। और स्पेशली जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाल्टिक स्टेट हैं, पोलैंड है, इनको ऊपर खतरा बड़ा है। और ये अब आई है बात कि भाई जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हाँ बिल्कुल, और ये 66% जो खर्चा अमेरिका देता था, अब वो कहता है कि हम 66% नहीं दे पाएंगे, आप अपना बढ़ाएं, 2% से 5% बढ़ाएं। ये जो देश हैं, चाहे इटली है, स्पेन है, यूके है, जर्मनी है, इनका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, अगर हम 5% करेंगे तो हमारी इकॉनमी पे बहुत एडवर्स इंपैक्ट होगा। अब बात ऐसी आ रही है कि अमेरिका क्यों चाहता है। अमेरिका के 3 रीजन है। एक तो ये सच्चाई है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई अगर कल को रूस की चैलेंज आता है, वो वेस्ट की तरफ बढ़ता है, तो आप भी खर्चा करें, आप भी बढ़ाएं। दूसरा, मैं आपसे पूरा का पूरा नहीं इसकी संभालूंगा। जो मेन एम ये है कि जितना पैसा खर्च करेगा यूरोप, उतना इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का चलेगा। अमेरिका का सबसे मेन मुद्दा यही है, जितने ज्यादा हथियार यूज होंगे उतना उसको फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, स्पेन जो फिनलैंड और स्वीडन जो देश थे वो पहले न्यूट्रल रहना चाहते थे, मगर जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया वो भी नेटो का हिस्सा बन गए। छोटी कंट्री भी डर रही हैं कि कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, तो वो भी हथियार खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉइंट है, ये जायज है कि भाई अब जो 66% अमेरिका खर्च करता है, अमेरिका 66% नहीं खर्च करेगा, अभी आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्पेशली जब उसने न्यूक्लियर जो कहीं अपने ट्रुप्स लगा रखे हैं, उनको भी वो कहता मैं रिड्यूस करना चाहूंगा, मैं अभी आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं दे सकता, मैं गारंटी नहीं कर सकता। मुझे लगता है एक प्रकार से असली चीज दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी तो मनमर्जी करते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि बाकी देश उनके
नीतियों से, उनके सिद्धांत से, उनके डिप्लोमेसी के तरीके से भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं है और इसलिए उनकी नाराजगी इसलिए भी है, वो इस एजेंडे से दूरी बना रहे हैं। अब विषय पाकिस्तान की भी हम ले लेते हैं, जहां मुनीर से लेकर पूरी शहबाज एंड कंपनी ट्रंप की चमचागिरी में लगी हुई है। डॉलर्स की चाहत ऐसी कि पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ और ट्रंप के एजेंडे को ही अपना एजेंडा मान लिया है, उसे ही अपना मुख्य ध्येय बना लिया है। पहले मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा, फिर शहबाज सरकार ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप को मैजिकल लीडर करार दिया, कहा कि ट्रंप ने 1 महीने में 2 वॉर रुकवाकर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। अब ट्रंप को गाजा वॉर भी रुकवाने की शुरुआत करनी चाहिए। एक तरफ पूरी पाकिस्तानी आवाम ट्रंप की चमचागिरी के लिए अपने हुक्मरानों और आर्मी चीफ को कोस रही है, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान ट्रंप की आरती उतारने में लगे हुए हैं, किसी भी हद तक जाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद सभी जानते हैं, वो अमेरिका से भीख चाहते हैं, वो डॉलर्स में ये मदद चाहते हैं। आप पहले ख्वाजा आसिफ को बयान सुने जो ट्रंप के कसीदे उन्होंने पढ़े हैं और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले उन्होंने एक किरदार अदा किया बड़ा पिवटल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग थी उसमें अमन के लिए किरदार अदा किया, और अब उन्होंने यहाँ पे किरदार अदा किया है। 2 जंगें जो है तकरीबन 1.5-2 माह के अरसे के अंदर जो है उन्होंने अवर्ट की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो अगर ये सीज़ फायर होल्ड करती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इनिशिएटिव जो है, इस किस्म का इनिशिएटिव गज़ा के लिए भी लेना चाहिए, वहाँ पे अमन होना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान को ये फिर से याद दिला देना चाहिए कि इस सीज फायर में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर में भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ये सीज फायर नहीं हुआ, और बी, भारत ने अपना एंड गेम अचीव कर लिया था। उसने आतंकी मरकजों को ढहा दिया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार किया था और एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को दिया था कि यही भारत का न्यू नॉर्मल है, ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय में है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट देने की तो आवश्यकता है नहीं सर। जनरल वीके दत्ता, मैं आपके पास आ रही हूं सवाल के साथ। ये जो ट्रंप की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं, या तो वो अपनी पाकिस्तानी आवाम के सुन नहीं पा रहे हैं या वो सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको यूएस एड चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें डॉलर चाहिए। भिखमंगा मुल्क और क्या चाहेगा? बिल्कुल मीनाक्षी, पाकिस्तान का कोई औचित्य नहीं है और जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। आज से नहीं, शुरू से करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान को नॉन नेटो का भी सदस्य बना रखा है अमेरिका ने, और हथियार असला उसी लिहाज से देता रहता है। और अभी जितना इनको बेल आउट मिला IMF से या वर्ल्ड बैंक से, वो भी अमेरिका की आप देन समझे। तो भाई अमेरिका, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो गुण गाएंगे ही ट्रंप साहब के, और क्योंकि आगे भी चल के उनको और पैसे की ज़रूरत है और वेपन एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत है कि उन्होंने देख लिया कि चीन का हथियार असला भारत के आगे काम नहीं करा, और कई हद तक अमेरिका के भी रडार हमारे आगे काम नहीं करे। तो अभी वो क्रेडिट देना उसको कि उसने सीज फायर करा दिया था, ये तो सरेआम चमचागिरी की बात है। लेकिन मैं एक और बात थोड़ी सी ले जाना चाह रहा हूँ। नेटो किसके लिए नेटो है? आज वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, नेटो किसके लिए, किसका गेज खड़ा है आज के दिन में? यूनाइटेड बना तो इसलिए था कि वो सोवियत संघ के ऊपर अंकुश लगा सके, वार्सो पैक्ट कंट्री के खिलाफ, ठीक है। और अभी नेटो में आप 5% बढ़ाएं, जितना % बढ़ाएं, तो आप जबरदस्ती दुनिया के अंदर एक अलग गठजोड़ बना के अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन किसके लिए है? या तो आप यूनाइटेड नेशन को बैन कर दीजिए, यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए दुनिया के हर एक मुल्क को, कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी एजेंसी हो जो दुनिया में कहीं भी जंग हो उसको रुकाने का मादा रखे, काबिलियत रखे, और अगर पीस कीपिंग की जरूरत हो तो वहां दे सके, और उसके लिए फंडिंग दीजिए आप। अब नेटो किसके लिए? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे नेटो हो, अमेरिका हो, ये सारे अपने आर्म्स इंडस्ट्री का सेल, उससे उनके प्रॉफिट्स, लेट्स डू बिजनेस। अभी ईरान को बोला ना, विल डू बिजनेस, यू गॉट ऑयल, हम तुमसे तेल खरीदेंगे, तुम पैसा कमाओगे। और नहीं, अभी एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, ये तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष अर्दवान से भी बड़ी वो गर्मजोशी दिखाने की कोशिश करती कि तुम रूस से S-400, मैं तो ये केवल अंदाजा लगा रही, रूस से S-400 सिस्टम क्यों खरीद रहे हो, आओ हमसे डील करो। बिल्कुल। तो ये जो
आर्मामेंट इंडस्ट्री है, चाहे अमेरिका में हो चाहे वेस्ट में हो, सारी दुनिया की जंगें यही मोटिवेट कराती हैं, यही शुरू कराती हैं और इन्हीं का फायदा होता है अल्टीमेटली। और आज के दिन में इनको चैलेंज कौन दे रहा? भारत दे रहा है। आर्मामेंट इंडस्ट्री में भारत की एंट्री हो चुकी है। चीन इनको चैलेंज कर रहा था और मैं आज बोलूंगा ईरान भी आ गया है आर्मामेंट इंडस्ट्री में। उसकी मिसाइल्स ने वो काबिलियत दिखाई है जिसको कि ये अमेरिका और इजराइल भी रोकने में नाकामयाब हुए। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं सर। कुलकर्णी सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, द ग्रेट अमेरिका को अब पाकिस्तान जैसे पिछलगू देशों की जरूरत पड़ गई है। तारीफ के कसीदे पे कसीदे पढ़े जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं तारीफों पर उन्हें पैकेजेस भी दे देंगे। देखिएगा मीनाक्षी, there are no permanent friends, no permanent enemies, but permanent national interest। उसको मद्देनजर रखते हुए जब अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ आज दोस्ती कर रहा है, इट्स ओनली फॉर इट्स जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, प्राइमरली टू एक्ट इट्स आइज एंड ईयर्स ऑन चाइना। अगर वो हम समझ जाए तो मकसद, अगर पाकिस्तान क्यों यूनाइटेड स्टेट्स बांग्लादेश में दखलंदाजी दे रहा है, मकसद वही कि चीन के ऊपर किस प्रकार से आंख और कान का काम किया जाए। भारत तो अपनी जमीन कभी देगा नहीं। हाँ, और ये जो है पाकिस्तान आज की तारीख में, अभी तक हम लोग पाकिस्तान में क्या कहते थे? अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, 3 A's पाकिस्तान में थे। बीच में क्योंकि आफ्टर द अफगान वॉर आपने देखा ट्रंप फंड में किस प्रकार से ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने उसको मूर्ख बनाया और अरबों डॉलर उनसे लिए और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। आतंकियों के साथ रहे और वो आतंकी अमेरिका के साथ ही अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। तो उनको मालूम है ओसामा बिन लादेन कहाँ था, उन्हीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के, मिलिट्री एकेडमी के बगल में था, अबोताबाद में। तो आप समझ सकते हैं मकसद एक ही है। आज की तारीख में अगर ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है और मुनीर ने अपने उस लंच के कारण पाकिस्तान की बेइज्जती की है, जिसके कारण आज पाकिस्तान में जबरदस्त आक्रोश है कि ईरान युद्ध के इसमें, जब एक शिया मुसलमान होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पाकिस्तान एक ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, उसका पड़ोसी है, उसको छोड़ वो ट्रंप के साथ खड़ा दिखा। तो ये देखते हुए पाकिस्तान का मकसद अमेरिका को सिर्फ एक है, किस प्रकार से वो उनके मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सके और जो भी वो चाहता है इस कंप्लीट साउथ एशिया में उसको फुटहोल्ड चाहिए और वो फुटहोल्ड पाकिस्तान देता है। एक तरफ पाकिस्तान ट्रंप की जी हुजूरी में लगा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत के हमले का जबरदस्त डर भी सता रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हसन अयूब खान का दावा है कि इजराइल ने जिस तरह ईरान पर अटैक किया उसके बाद हिंदुस्तान को बहुत शह मिली है। अयूब खान का दावा है कि अब हिंदुस्तान का जंग को लेकर नजरिया पहले जैसा नहीं रहा है। अब बदला हुआ भारत बिना किसी अल्टीमेटम के पाकिस्तान पर हमला करेगा और 1 साल के अंदर अंदर यह हमला होगा। इंडिया अपने आप को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आना चाहता है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और वैसे भी जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उससे भी शय मिली है इंडिया को, तो पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मुकम्मल फोकस और तवज्जो जो है वो अपनी जो है वो दिफा के ऊपर रखनी होगी। जो नई दिल्ली है, इसका जो जंग का जो नजरिया है वो बदल चुका है। अब नो वार्निंग के साथ ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है और इस वाले से उसने अपने जो दिफाई खरीदारी है, जो असले की उसने जो मुहिम जारी रखी हुई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान या इंडिया जो है वो जारी रखे हुए हैं और ये नागुज़ीर हो चुका है। और पाकिस्तान को बिल्कुल अब रिलैक्स मोड में नहीं जाना, बिल्कुल हमारा फोकस जो है इकोनॉमी की तरफ है। पाकिस्तान का फोकस कभी जंग की तरफ नहीं है, लेकिन क्योंकि जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर। भारत हमेशा शांति की बात करता है, बुद्ध का देश है, शांति की नीति पर चलने की बात करता है। लेकिन अगर हम पर वार करोगे तो हम चुप होकर नहीं बैठेंगे और अंदर घुसकर मारेंगे। हाँ, ये भी न्यू नॉर्मल है भारत का। सर, आप तो इतने देशों में डिप्लोमैट रहे हैं, आपने डिप्लोमेसी का इतना बड़ा करियर एक्सपीरियंस किया है। अलग अलग देशों की नीतियां किस तरह से चलती है, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपने समझा है। पाकिस्तान का डर वाजिब है? आपको एक चीज़ बताता हूं स्पष्ट रूप से। जनरल साहब जो हैं मेरे साथ अगर एग्री करते हैं अच्छी बात है, नहीं एग्री करते हैं तो भी अच्छी बात है। सिंपली ये है कि जिस दिन आतंकिस्तान ने कश्मीर का राग आलापना बंद कर दिया उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा।
उसकी फौज जो है इट विल डिसअपियर, उसका कोई काम नहीं रहेगा। सो सर्वाइवल के लिए, देश की सर्वाइवल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। हर देश को कोई नेशनल कॉज है तो नहीं है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करो, हवा से उसको नीचे ले आओ। तो ये गज़वाए हिंद एंड ऑल दिस नॉनसेंस ये बहुत ज़रूरी है लोगों के मन में जहर घोलने के लिए। दूसरा, अब कंपैरिजन इसका ईरान से कर देता हूँ। जिस दिन ईरान के मुल्लों ने कहा कि हम इजराइल के दोस्त हैं, वो मुल्ले वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। ये जहर उन्होंने भी घोल रखा है। सो ये दो चीज़ें अगर आप कंपेयर करें, द डे दे से ईरान में कि ओके इजराइल को हक है जीने का, फिनिश, कि हम पैलेस्टाइन का समर्थन नहीं करते, फिनिश। और जिस दिन पाकिस्तान में ये बात हुई कि हम भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं इटर्नल एनिमी है भारत, उनकी फौज कहती है, उस दिन पाकिस्तान की फौज खत्म हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ आवाम और मीडिया को ही भारत के हमले का डर नहीं सता रहा, बल्कि पाकिस्तानी संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अयूब खान ने कहा कि यह तय है कि हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्योंकि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, नए हथियारों की खरीदारी कर रहा है, जबकि उसके मुकाबले पाकिस्तान बहुत पिछड़ता जा रहा है। अयूब खान ने शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा कि हिंदुस्तान का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है और वो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। और वो चेयरमैन, सबसे पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। और फिर भी हमने मुकाबला करना है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं, हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है। उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम में हमने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस पे मैं बताऊं कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है, हमारा उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं, ये बात सच है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट हमसे बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, उनका डर इससे ज्यादा और बड़ा है, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है पैसा, वो अपने आप को, अपनी पॉकेट को, अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि मोदी से इतना खौफ क्यों खाता है पाकिस्तान? मोदी से खौफ खाता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि जिस दिन वो आतंकवाद का साथ छोड़ देंगे, आतंकवादी भारत में भेजना स्टार्ट कर देंगे और कश्मीर का राग गाना बंद कर देंगे, भारत के साथ रिलेशन उनके अच्छे हो सकते हैं। जैसे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, पाकिस्तान अगर कुछ अच्छे रिलेशन भारत के साथ करेगा, आतंकवाद और कश्मीर के इशू को छोड़ देगा, वो बढ़ेगा। मगर मैं कुछ और चीज बताऊं मीनाक्षी, आप देखें कि जो पाकिस्तान का भारत का 1/7 हिस्सा है, उसकी जो पॉपुलेशन भारत से 1/8 है, उसकी इकोनॉमी हमारे से 11% है, मगर फिर भी उसके पास फौज जो है
70% है भारत की। एक छोटा देश एक इतनी बड़ी फौज क्यों ले रहा है? इसका मतलब यह है कि आज फौज ने अपने अवाम को झूठ बोला है, एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट की है। अगर हम कमजोर होंगे, हम ताकतवर नहीं हुई तो भारत हमको आके खा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। आप ये बात करते हैं डिफेंस बजट की बात, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका जो डिफेंस बजट है 4% है जीडीपी का, क्योंकि पे अलाउंसेस जो पेंशन वो उसमें मिलाते नहीं। उनको 80% से ज्यादा जो सामान मिलता है वो चीन से मिलता है, डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। तो ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि भाई भारत हमको आके हमला करेगा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज मैं बताऊं मीनाक्षी, जस्ट 10 सेकेंड, द प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कश्मीर का इशू मुझे लगता है आने वाले समय में अपने आप रिजॉल्व होगा, क्योंकि जो पीओके है जो और गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहां के लोगों ने असलियत पता लगी है कि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां निकल गया, वो 70 साल पीछे रह गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पूंछ लोग सड़कों पे हैं। वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो अब आवाज वहां से आ रही है। इनको डर ये है, इनको डर है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, वो टाइम दूर नहीं जब बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा। और यही नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने इन्होंने पैदा किया था, आज इनको मार रहा है। ये डबल पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, गुड और बैड टेररिस्ट, इनको ले डूबेगा। आतंकवाद इन्होंने क्रिएट किया, आज आतंकवाद इनको ही खा जाएगा। मीनाक्षी, मुझे लगता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम और कोई नहीं, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम फॉर इटसेल्फ। वो एक प्रकार से ये समझना पड़ेगा, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को भी यकीन है। जी, आपको जनरल साहब ने जो अभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम बताई है, पाकिस्तान खुद सारी दुनिया में ये मानना है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को भारत से बचा सकता है, लेकिन जनरल साहब बताएंगे पाकिस्तान को पाकिस्तान से कौन बचाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत वेल सेड। सवाल ये है मीनाक्षी जी, इतना सब कुछ कहने के बाद जो बातें उभर के आती हैं, पाकिस्तान की जो फौज है उसकी खुद की जो इंडस्ट्री है वो 20 अरब डॉलर सालाना है। 20 अरब डॉलर। पाकिस्तान अपनी ही फौज के ऊपर 10 अरब डॉलर खर्च करता है, यानी कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान अपनी फौज पे खर्च करता है। और पाकिस्तान की फौज 20 अरब डॉलर का बिजनेस करती है। सब बिजनेस, प्याज से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, मॉल से लेकर के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सब कुछ करती है। इसके अलावा वो चाइना से एड लेती है, इसके अलावा वो सऊदी अरेबिया से एड लेती है, इसके अलावा अमेरिका से एड लेती है, इसके अलावा उनके मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के साथ अरेंजमेंट्स हैं कि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को कौन फ्लाई करेगा, किस तरीके से फ्लाई करेगा, और वो है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो बार बार ये कहता है 10, और पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, अपना एक तमिलनाडु स्टेट से भी कम, उसका जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी इज लेस देन द जीडीपी ऑफ तमिलनाडु, एक स्टेट। तो ये जरूर परेशानी है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वेरी एग्जिस्टेंस, उसका खुद का एग्जिस्टेंस, ये कहना फौज ही नहीं, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ऑल्सो इज हेट इंडिया। मतलब पाकिस्तान का मकसद जिंदा अगर नहीं, वो भारत से वो नफरत करते हैं, ये नफरत उन्हें मुबारक हो, लेकिन भारत को लेकर उनके मन में इतना डर है कि जो वो हम पत्रकार की बात सुन रहे थे जनरल दत्ता, वो ये कह रहा है कि 1 साल के अंदर बिना किसी वार्निंग के फिर मारेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान की फौज जो आज के दिन में खूब पैसा कमा रही है, पैसा बटोर रही है, ड्रग मनी, काउंटरफीट मनी, जितने धंधे हैं, क्रिप्टो करेंसी, हर एक चीज, और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा कि उनको असल में लूट कौन रहा है, उनका असली दुश्मन कौन है। वह है पाकिस्तान की फौज, आसिफ मुनीर एंड गैंग। एक माफिया है, माफिया जिसके 5 लाख 5.5 लाख की फौज है, हवाई जहाज है, नेवी है, ये वो बेचारा मुल्क है। तो भारत जो है, भारत को कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पाकिस्तान की फौज दहशत फैला रही है अपने मुल्क के अंदर, किसका डर दिखा रही है? भारत का, कि भारत हमला कर देगा। भारत को कोई शौक नहीं हमला करने का,
पीओके हमारा, सिर्फ हमने वो वापस लेना है, आप वैसे ही हमें दे दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते आपको। तो पाकिस्तान की अवाम को सोचना पड़ेगा कि ये लूटपाट करने वाली पाकिस्तानी फौज जो डर दिखा के भारत का सत्ता में रहनी चाहती है, और ये जो इनके टटपुंजी है, जो ये लीडरान जो एक कठपुतली है, ये भी वही राग अलाप रहे हैं और कभी नहीं चाहेगी पाकिस्तानी फौज। वैसे भी पाकिस्तानी फौज की वजह से ये लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तानी फौज नहीं है। एक बड़ी खबर और बता दूं सर, पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है, चर्चा ये हो रही है कि कहीं पाकिस्तान की फिर से भारत पिटाई ना कर दे और इसे ईरान के खाते में ना डाल दिया जाए। पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि जैसे ईरान ने कतर पर हमला किया, वैसे ही भारत पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे और इसे ईरानी हमले का नाम देकर कहीं मामला घुमा ना दे। आप एक ये बयान भी सुने और खौफ देखिए। हमें ये लग रहा था कि कहीं अगस्त के आखिर में, सितंबर में या अक्टूबर में जाके हमला किया जाएगा या तब भारत हो सकता है मूवमेंट करे, लेकिन इन दिनों में भी, इस वक्त भी उन भारत के बयानात देख लीजिए कि वो अक्सर कहते थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो जब ये सिचुएशन बनी है तो कहीं ऐसे ना हो कि बहरीन और कतर में तो अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल मारे, वो ठीक है, लेकिन जैसे सऊदीया और बाकियों को छेड़ा गया, इसी तरह से कहीं ये ना हो कि हमला भारत करे और उसको भी ईरान के खाते में डाल दिया जाए और इधर से एक जवाब बन जाए और पाकिस्तान और ईरान आमने सामने खड़े हो जाएं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये जो बातें, खदशात, चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जब जंग और जदल के हालात होते हैं तो उसमें मिनटों और घंटों के अंदर सिचुएशन तब्दील होती रहती है। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन हमारे सामने है, उसको अगर सामने रखें तो ऐसे ही हालात लग रहे हैं कि भारत का ये कहा जाना कि हमला करेंगे और पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर रेड अलर्ट जारी हो जाना और उसको अलर्ट करना, ये चीजें पॉसिबल हैं और ऐसा हो सकता है। ये नहीं है, आप हरकत करो और आप नतीजा देखो, तुरंत आएगा जवाब। आपको अग्नि से आएगा इस बार, आप अग्नि 5 को रोकिएगा। आप, हमने उसको कन्वेंशनल बना दिया है, हमने उसका न्यूक्लियर वॉरहेड हटा दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर बाहर मारने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी अग्नि गिरेगी इनके ऊपर कि आगे से पीछे सब कुछ भूल जाए। और यहाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता था, ये बेवकूफ जो बोल रहा था यहाँ पर, उसको मालूम नहीं है कि 3 हमारे ये बैठे हैं यहाँ पे जनरल साहब, ये तो इंतजार कर रहे हैं गधे कि तुम लोग कुछ करो, ये आके ठोकेंगे आपको। सुनिए मेरी बात, पहले तो अपने फैक्ट सही कर लो। ईरान ने जो हमला किया था, जिसे काउंटर स्ट्राइक कहते हैं, वो सिर्फ अमेरिकन बेस इन कतार पे किया था। बहरीन कहां से लिया? अरे नहीं सॉरी, चंद्रमा पे भी तो बेस है, उस पर भी ईरान ने हमला किया था। सुन ले, इसको कह देना कि इंडियन एम्बेसडर ने ये बोला है कि ईरान ने चंद्रमा पर भी अपने मिसाइल्स भेज दिए। व्हाट एन एस दिस फेलो इज। सेकेंडली, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैम, वेरी वेरी क्लियरली, कि जो कतर पे सो कॉल्ड हमला ईरान में किया है, अमेरिकन सोल्जर जो वहां पे हैं, किसी का जूता भी गंदा नहीं हुआ है। पहले बोल दिया था कि मैं भूसा भर के मिसाइलें भेज रहा हूं, वो समुद्र में गिरेंगी, इधर गिरेंगी, फॉरगेट अबाउट इट। यू थिंक दे हैव द करेज, ईरान के पास ताकत है टू टेक ऑन अमेरिका? अभी आप नेटो की बात कर रही थी, आर्टिकल 5, अमेरिका के बेस पे हमला करो, आर्टिकल 5 चालू हो जाएगा और फिर देखिए जो बाकी 31 देश हैं कूद पड़ेंगे ईरान पर। क्या करेगा ईरान? फाइनली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैम, कभी फिर मौका मिले तो इस पे नेक्स्ट शो में बात करेंगे कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था, जो बहुत से लोग कह रहे हैं उठा के ले गए हैं, रबिश, वो दफनाया गया है। अगर ले गए हैं कहीं तो वो अमेरिका के शिकंजे में फंस गए हैं, क्योंकि जहां पर भी वो एनरिच्ड यूरेनियम है, मैं अमेरिका वहीं जाऊंगा, उसको नष्ट करूंगा। लीबिया भेजो, सीरिया भेजो, लेबनान भेजो, जहां भेजना है उसको भेजो, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। जी हाँ, देखो मीनाक्षी, एक बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत आएगा और उनके एयर बेसिस, वो 11 एयर बेसिस तो हमने फ्रंट लाइन वैसे ही बर्बाद कर दी इस बार। इसकी सरगोदा की देखो, नूर खान की देखो, जकोबाबाद की देखो, बोलारी में तो इनका वैक्स कर दिया और स्कार्दू वाली कर दी। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान को समझना चाहिए भारत की काबिलियत और क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गुना है। इस जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने दिखा दिया कि जो भारत में बने हुए वेपन और हैं वो कितने काबिल तारीफ हैं। ये जो
चीन से इनको मिले थे कि डिस्काउंटेड रेट में PL-15 और वो बिल्कुल फेल होगी। इनका जो HQ-9 और HQ-15 जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल लाहौर में बिल्कुल फेल हो गया था। एक ऐसा समय था। मैं इस पर्सपेक्टिव पर सर बात कर रही हूँ ना कि भारत ऐसा क्यों करेगा, भारत क्यों हमला करेगा और ईरान का नाम लेगा। भारत हमला करेगा, हमला करने के वक्त भी बता दिया था, अमेरिका को बता दिया था हम हमला कर रहे हैं, हमला करने के बाद भी बताया कि हमने हमला कर दिया, हमने रशिया को बताया, हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इस दुनिया के या भारत के मित्र देश है, हम बताकर करेंगे, जब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही करें मीनाक्षी, करने के बाद फिर बताएंगे कि ये सच्चाई है। बिल्कुल और ये सच्चाई है। भारत जब ही करेगा हमला जब पाकिस्तान कुछ करेगा, भारत ऐसे हमला नहीं। देखो भारत कहता है आतंकवाद, बिल्कुल कोई नहीं। और देखो कहते हैं कहावत है पाकिस्तान में, कहते हैं आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज कोई इलेक्शन हारी नहीं है, कोई जंग जीती नहीं है। ये कहावत है और ये असलियत है पाकिस्तान की फौज की कि पाकिस्तान की फौज अवाम का मूर्ख बना रही है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते, इनका जो 62 बिलियन डॉलर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखिएगा पाकिस्तान जो है वॉर हिस्टेरिया, मतलब किसी ना किसी प्रकार से पाकिस्तानियों को एक डर पैदा करने के लिए कि भारत जो है वो उनके ऊपर हमला करेगा। क्यों? जिस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर ऐसे उन्हें लग रहा है यहूदियों ने हमला किया, ये सब गलत भावनाएं हैं। जिसे एक मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर दैट हेट इंडिया, भारत के विरुद्ध जिस प्रकार से है, एंड पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अमेरिका क्या कह रहा है कि नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड विच यूजेस द स्टेट विच यूजेस टेरर इज ईरान। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कहा था अमेरिका, अब जो उनकी चीन है अमेरिका, अल्लाह एंड आर्मी, चौथा भी है आतंक, उसको कैसे भूल गए। और आतंक दे रिक्वायर दीस 3 थिंग्स। और आतंकवाद का इस्तेमाल करता है ये एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह। जिस दिन आतंकवाद का इस्तेमाल करना बंद कर देगा पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा। और दुख की बात है अमेरिका इनकी गेम प्लान में आ जाता है, क्योंकि अमेरिका एक फ्रंट लाइन स्टेट की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है जब इसकी जरूरत पड़ती पाकिस्तान को। इसलिए तो भारत केवल गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, केवल एक भारत ऐसा है जिसमें कोई फर्क नहीं करता। आतंकवाद आतंकवाद है, वो विश्व के किसी भी कोने में हो, केवल एक भारत है जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के साथ खड़ा होता है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपने नेताओं के उस बयान को लेकर भी कंफ्यूज है जिसमें पाकिस्तानी नेता बार बार सिंधु वाटर ट्रीटी का हवाला देकर भारत को वॉर की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। एक तरफ भारत के अटैक का डर है, उसके साथ साथ पाकिस्तान कोई ब्लंडर मिस्टेक ना कर दे इसका खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के ईरान इसराइल जंग में कूदने के बाद खित्ते में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जबकि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रखने की सूरत में हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की वार्निंग दे रही है। भारत भी वहां से मुसलसल अपना काम जारी रखे हुए है। ये क्या बोले सर कि ये डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो होना ही चाहिए। कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने रद्द कर दी, पीने का पानी ये ले यार, ये ले, ये बोतल मेरे पास पड़ी है, इंडिया टीवी के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ले लो, तेरे को पानी दे देते हैं। व्हाट एरेंट नॉनसेंस, व्हाट एब्सोल्यूट रबिश। एक चीज मैं बताना चाहता हूं मैम कि ये जो बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की एटसेट्रा, इफ यू गिव मी, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मैम। मुझे मेरी 74 साल की उम्र है, 52 years in diplomacy, I have served the government for many years, I still continue in a different capacity। आज भारत में रामायण की तरह एक जामवन आया है और उस भालू जामवन ने जिनको मैं नरेंद्र मोदी कहता हूं, उन्होंने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। पाकिस्तान इससे डरता है। भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने ऊपर गर्व, ये भारत को अब याद आ गया है तो पाकिस्तान थरथराता है। ये वो भारत नहीं है जिसके साथ हम पंगा ले सकते हैं। दलेर मेहंदी का गाना याद रखे और पंगा ना लेना, पंगा ना लेना। कहते हैं ना बार बार कि खून और पानी बह नहीं सकता। अब भुट्टो जो उनके हैं, मे बी आउट ऑफ हिज एक्सुबरेंस ऑफ, हर बार जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हम तो पाकिस्तान कहता है हम भारत से लड़ेंगे लेकिन पानी लेकर के रहे। अरे पानी अभी भी नहीं रुका है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी और देखिए कितना गिड़गिड़ाहट और कितना डर पैदा हो गया। सिर्फ पानी के ऊपर कंट्रोल हुआ है और उस पानी के कंट्रोल से अगर इतना डर पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है तो आप समझ सकते हैं अगर पानी को रोकने की हम कार्रवाई शुरू कर दे जो अगले 10 साल में पूरी हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो पाकिस्तान को
अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो इस ट्रीटी को लेकर के मतलब टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि हिंदुस्तान पानी देता रहेगा, उनको खिलाता रहेगा, उनको पिलाता रहेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया जिस तरफ ये इशारा करना चाह रही है, शायद अपनी आवाम को भी समझाना चाह रही है जनरल सिवाच की कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान कोई बड़ी गलती कर जाए सिंधु समझौते पर, ऐसा ना हो अपने बड़बोलेपन में कोई ऐसी गुस्ताखी कर जाए जिसका खामियाजा पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़े, वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखो सच्चाई ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये एक तरफी ट्रीटी थी और भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था और पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पानी दिया था। ये सच्चाई है कि जो ईस्टर्न नदी हैं जहां पर हम ब्यास, सतलुज और रवि का जो पानी है 100% यूज करते हैं, हम 70-80% से ज्यादा यूज नहीं कर रहे। अब हम अगर कैनाल बना देंगे वो पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान में, तो आप देखना क्या होगा। और इसी प्रकार से जो वेस्टर्न रिवर है, जो चाहे वो आपकी जो इंडस है, झेलम है और चनाब है, उसके अंदर हम रन ऑफ द रिवर में हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डी सिल्टिंग नहीं करते थे हम डी ना सिल्टिंग करने के कारण हमारा वाटर लेवल जो था वो कम हो गया, हम करेंगे। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसेगा, अपनी गलती से, भारत की नहीं। उसकी वजह यह है जब चाहेंगे उसको बताएंगे कि पानी छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुआड़ी मारी है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ लेके पहलगांव के अंदर यह हरकत की, तो भारत को तो करना ही था। तो पाकिस्तान गुहाएं दे रहा था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड बेस नहीं कर सकता, हम वहां जाएंगे, यहां जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो भी कर रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में कर रहा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। भारत ने जो एक प्रकार पंच मारा। पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कह रहे थे कि भारत के पास तो ये अधिकार है कि वो कंट्रोल कर सकता है, भारत कंट्रोल कर रहा है और केवल कंट्रोल में इतना खौफ है, तो अगर नल बंद कर दिया तो फिर सोचिए कैसे चोक होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, इनका मित्र कौन? चीन। एक कोई इनका चीन का वो जो एक स्पोक्स पर्सन है, सम डेविड समबड़ी, वो कहता है कि अगर भारत ये पानी बंद करेगा पाकिस्तान का, जो हमारा मित्र है, हम भारत का ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देंगे। उसका दिमाग इतना भी नहीं है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जो मैक्सिमम पानी आता है वो हमारे जो 5 रिवर वैली है अरुणाचल के, वहां से आता है, और ग्लेशियर का पानी तो सिर्फ 15% है। तो चीन क्या बंद करेगा हमारा पानी? कौन से ख्वाब में जी रहा है? अगर वो इंडस का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा मर रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर इंडस को रोकेगा तो पाकिस्तान मरा, ब्रह्मपुत्र को रोकेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमें तो फ्लड आता, वहां मुश्किल पड़ जाती है पूरे परेशान में फ्लड रोकने की ब्रह्मपुत्र में। और उसकी ब्रह्मपुत्र की जो चढ़ाई है कई कई जगह 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ऐसे लगता है आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो चीन को जो ख्वाब देख रहा है कि वो वहां से ग्लेशियर का पानी कोई डैम बना लेगा, मुबारक हो उसको, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमने पानी रोक दिया, ये पानी के लिए तरसेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो पानी में डूबेंगे। भारत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया था, उसका खौफ अब भी बरकरार है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के हमला करने की अटकलें सुनाई दी। अभी कुछ मिसालें तो मैंने आपके सामने अभी रखी इसी कार्यक्रम के दौरान, और सिर्फ इतने भर से ही पाकिस्तान का एयरफोर्स रेड अलर्ट पर हो गया। गुड, ग्रीन अलर्ट। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी कहा गया हाई अलर्ट है और भारतीय हमले की तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स तो खैर वैसे भी अलर्ट होती है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो ज्यादा अलर्ट है। एयरफोर्स जो है वो रेड अलर्ट है पाकिस्तान की, भारत किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकता है। मुबारक हो। ऑपरेशन सिंदूर की फौज है ना, वैसे ये डर जो है असली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद तो हुआ नहीं, फौज में है। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम करेंगे। बट लुक एट द वे दिस फेलो इज, दिस जर्नलिस्ट इज रिपोर्टिंग जो भी ये कह रहा है, और एक तरफ हमारी बेटी को देखिए कितना बैलेंस व्यू पॉइंट रख रही है संयम के साथ। जरा फुल फोटो लीजिए, मैं जरा बेटी के पास जाता हूं। आई जस्ट वांट टू से बेटा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस, आई सैल्यूट यू। हमारी बेटी के लिए थैंक यू सो मच। ये दरअसल ये भारत की ताकत है जो हमें ये शक्ति देती है कि हम गर्व से अपना सिर उठा के, सीना चौड़ा करके भारत का पक्ष रख सकते हैं, ये पहलू रख सकते हैं। ये आप जैसे जनरल्स की वजह से, आप जैसे डिप्लोमैट्स की वजह से है, जो भारत के पक्ष को, चाहे वो सरहद हो या सरहद से बाहर जाकर दुश्मन देश के अंदर बैठकर
भी उन्हें चुनौती दे सकते हैं, ये आप लोगों की ताकत है। लेकिन ये जो रेड अलर्ट है ना सर, ये रेड अलर्ट क्यों है पाकिस्तान में? देखिएगा, पाकिस्तान को इजराइल ना वो भारत तो बहाना है, असली डर तो इजराइल का, उसको इसका न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ जाएगा, इनकी बारी आने वाली है। अभी इजराइल तुम्हारे बम ढूंढ के उड़ाएगा। क्योंकि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का जिक्र किया था और कि पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब के बारे में उन्होंने अभी जिक्र किया। उस जिक्र को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एक डर सा पैदा हो गया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, हमने उसको ये नहीं किया, शुरू है। और कहीं ना कहीं 11 एयर बेसिस जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर्स रिलीज किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो साफ दर्शाते हैं कि कहाँ नूर खान बेस, सरगोदा बेस, सारे जितने इनके बेसिस थे, टॉप नॉच बेसिस, सबको बर्बाद करने में जो काबिलियत भारत ने देखी। और चीन का एयर डिफेंस जो जिस प्रकार से फेल हुआ और जिस प्रकार से कंप्लीट मतलब मैं कह सकता हूं जो खौफ पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर बैठा है, और उस खौफ को दूर करने के लिए क्या क्या पाकिस्तान ने उनके एयर चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इधर पाकिस्तान की फौज हार गई, क्या मिला, फील्ड मार्शल का दर्जा दिया और प्रमोशन करा दिया आसिफ मुनीर का। वो आसिफ मुनीर जिसने खाना खा करके पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में जो खौफ है, पाकिस्तान के दिल में वो डर है कि कहीं ना कहीं भारत जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और का जो डर बैठा हुआ है, जो आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। और किसी एक देश के इशारे पर भारत नहीं चलता है, किसी एक देश के कहने से भारत एक्शन नहीं लेता। अमेरिका अगर कह देता है चुप हो जाओ, तो जैसे पाकिस्तान अपनी झोली फैलाकर कहता है कि पहले हमें पैसा दे दो, हम चुप हो जाए, हमारी जमीन ले लो, हम चुप हो जाएं। ये भारत की नीति नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी बिल्कुल क्लियर है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, और यही भारत का न्यू नॉर्मल भी है। अगर हम पर आतंकी हमला हुआ, हम पर आज भी आई, तो घर में घुसकर मारेंगे। यही मोदी की नीति है, यही इंडिया की नियत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वॉर रूम में थैंक यू सो मच।